जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो क्वेश्चंस है वो मैंने WBCS 2018 का इंडियन नेशनल मूवमेंट के टोटल 31 क्वेश्चंस को मैंने लिया है। इसे मैंने सॉल्व किया है एंड इसमें मैंने कुछ इसके एक्सप्लेनेशंस को भी यहाँ पर पुट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि जिन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं उनको इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अभिनव भारत A secret society of the revolutionaries was organized by। अभिनव भारत जो सीक्रेट सोसाइटी था ये किस रेवोल्यूशनरी के जरिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, अभिनव सोसाइटी के बारे में भी है, देख लीजिए क्या है ये। अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर का जो नाम था, पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904। यानी अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता था, इसे विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित एक गुप्त समाज था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आया था कि गदर जो था उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब था रिवोल्ट। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। ये पिछले भी दो वीडियोज़ में मैंने दे चुका है। इससे ये पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल होगा। यहाँ पे गदर पार्टी के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि द गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1913। यानी गदर पार्टी शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हर दयाल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यानी कि ये किनके नेतृत्व में, किनके लीडरशिप में किया गया था? हरदयाल के लीडरशिप में ये किया गया था। ठीक है, जिनके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे और उनके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सोहन सिंह भाखना। ठीक है, इन्होंने भारतीय प्रवासियों को के सदस्यों को आकर्षित किया मुख्य पंजाब से, यानी कि इट ड्रू मेंबर फ्रॉम इंडियन इमिग्रेट्स लार्जली फ्रॉम पंजाब। कहाँ से इन्होंने ज़्यादातर आकर्षित किया था? पंजाब से। ठीक है ना। इनका जो लीडर थे, गदर पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे? लाला हरदयाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, विच बुक डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर? याद करिए पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इंडिगो कल्टिवेटर के जो इससे रिलेटेड जो किताब था वो किन्होंने लिखा था? ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या था? दीनबंधु था। बट यहाँ पे लिखा है किस बुक में इसको डिपेक्ट किया गया था? तो इसका आंसर होगा नील दर्पण। यानी कि दीनबंधु ने कौन सा किताब लिखा है? नील दर्पण। और नील दर्पण में किसके बारे में जानकारी दिया गया है? इंडिगो कल्टिवेटर्स के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं। नील दर्पण यानी बंगाली नाटक, ये एक बंगाली नाटक था। ठीक है, जो कि 1858 से 1859 के बीच लिखा गया था, जिसे दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था और 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसे कहाँ प्रकाशित किया गया था? ढाका में। नाटक का मुख्य संदर्भ बंगाल में नील विद्रोह की घटना पर है। ठीक है, बंगाल में जो नील विद्रोह हो रहा था उस घटना के ऊपर इस नाटक में मुख्य इसका संदर्भ रखा गया है। माइकल मधुसूदन दत्ता द्वारा नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो नील दर्पण का जो नाटक था ये इसे अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था, तो इसका आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्ता, याद रखिएगा। ठीक है, और रेवर्ड जेम्स लॉन्ग द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि अंग्रेजी में दो लोगों ने मिलकर किया था। किन्होंने? एक माइकल मधुसूदन दत्ता और एक रेवर्ड जेम्स लैंग ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं चौथी क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है, हु फाउंडेड कृषक प्रजा पार्टी?
कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे या कौन है? तो इसका आंसर होगा फजलुल हक। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। 1929 में बंगाल विधान परिषद के 18 सदस्यों ने ऑल बंगाल टेंटेस्ट एसोसिएशन का गठन किया, जिसे प्रजा पार्टी का नाम से जाने लगा। ठीक है ना। इसके नेताओं में ए के फजलुल हक, सर अजीजुल हक, मौलवी तमीजुद्दीन खान और सर अब्दुल रहीम शामिल थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 5वीं क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है हु गेव द स्लोगन बैक टू बैदास, बैदास की ओर लौटो का जो स्लोगन था वो किसने दिया था? सबको मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें आज पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था वेदास की और लौटो। ठीक है ना, बैक टू वेदास। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया हुआ है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान था जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जो आज उच्च दर्जे के बजाय तत्काल विवाह करने के लिए अधिक जाना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन की ओर। हु रोड द बुक गुलामगिरी, तो इसका आंसर होगा ज्योतिराव फुल्ले। इसके बारे में कुछ लिखा है। ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, उनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। ठीक है ना। उनका काम कई क्षेत्रों में फैला, जिसमें अस्पष्टता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन और महिलाओं और शोषित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयास शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर बहुत ईजी है, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है तैयब जी बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरे अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है पार्टी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, कौन सा पार्टी सुभाष चंद्र बोस के जरिए स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो उसका आंसर था सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे उसे उलट के पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की, इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बारे में जानते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में फिर से स्थापित हुई। पश्चिम बंगाल में इसका मुख्य गढ़ है, मतलब ये पश्चिम बंगाल में इसका जो मेन जो प्लेस था ये कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशंस, जो कि 1940 में हुआ था, ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज, उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था लाहौर रेजोल्यूशन का? उसका मेन जो रेजोल्यूशन था वो था पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज टेकन, मतलब इस जो लाहौर रेजोल्यूशन था इसके अंतर्गत पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लिया गया था। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विस्तृत सत्र में वर्षीय सत्र में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, जो पाकिस्तान के इतिहास का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह पाकिस्तान के इतिहास में ऐतिहासिक दस्तावेज है, यानी इसी लाहौर रेजोल्यूशन में ये पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशंस को लिया गया था। कब? 1940 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग हैज़ एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान बिकॉज, मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन प्लान को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट हैड द प्रोविज़न फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब इसमें पाकिस्तान नया एक देश का क्रिएशन का जो प्रोविज़न था उसे मान लिया गया था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया था।
इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में, मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन को स्वीकार कर लिया क्योंकि वह जल्द से जल्द एक अलग देश पाकिस्तान चाहता था। ठीक है, उसे डर था कि अगर ये कांग्रेस के साथ जारी रहा तो उसे संसद में वोट नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह भी डर था कि मुसलमान हिंदुओं के हाथों न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते जो भारत का बहुसंख्यक थे। ठीक है ना, ये सब लोगों के अंदर एक मतभेद है, उनका मान्यता है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड अनुशीलन समिति ऑफ ढाका? ढाका में अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर होगा पुलिन दास, ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं। ढाका अनुशीलन समिति नवंबर 1905 में ढाका शहर में स्थापित अनुशीलन समिति की एक शाखा थी। ठीक है, शुरू में पुलिन बिहारी दास, इनका पूरा नाम था पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में असीसी का एक समूह या पूर्वी बंगाल के पूरे प्रांत में जंगल की आग की तरह फैल गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज, कौन थे? यानी कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें लखनऊ का जो लीडर, जो नेतृत्व था वो किसने किया था? इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लिखा है कि 1857 के भारत विद्रोह के दौरान, ठीक है, 1857 से 1858 तक राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में उन्होंने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया और उसने अपने बेटे विजरिस कादर को अवध का शासक घोषित कर दिया। पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, याद करिए कि विजरिस कादरी जो हैं वो कहाँ के मतलब रूलर थे या कहाँ के शासक थे? तो उसका आंसर क्या था? रूलर ऑफ अवध, अवध के वो शासक थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फाउंडेड बाय, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक राजनीतिक संगठन था जो 1920 से 1940 के दशक तक भारत से बाहर रहने वालों को संगठित करने के लिए भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक को हटाने की मांग के लिए संचालित था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित इसकी गतिविधियां दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में संचालित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के समय में कौन थे? तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। इसके बारे में जानते हैं। जीवन राम भगवत दास कृपलानी, जेबी कृपलानी का पूरा नाम था जीवन राम भगवत दास कृपलानी। ठीक है ना, पॉपुलरली नोन एज आचार्य कृपलानी, उन्हें किससे जाना जाता था? आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन नोटेड पर्टिकुलरली फॉर होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 एंड द हस्बैंड ऑफ सुचेता कृपलानी, यानी कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान विशेष रूप से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता और सुचेता कृपलानी के पति के रूप में जाने जाते थे। यानी कि सुचेता कृपलानी के पति भी थे और साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का समय में जब 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था, जब पावर का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उस टाइम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे ये प्रेसिडेंट भी नियुक्त थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, हु वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट? हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे? तो इसका आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। द हिंदू पैट्रियट एक प्रकाशन पहली बार 6 जनवरी 1853 को मधुसूदन रे द्वारा गिरीश चंद्र घोष के संपादन में किया गया था। यानी कि संपादक जो थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। ठीक है, और मालिक जो थे, मालिक कौन थे? मधुसूदन रे थे। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे लिख दिया है एडिटर कौन थे? गिरीश चंद्र घोष,
और ऑनर जो मालिक थे वो मधुसूदन रे। और कब फाउंड हुआ था? 1857 में। ये हम लोग जो द हिंदू पढ़ते हैं ना, वो द हिंदू नहीं, अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन प्लान इन 1946 फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया हैड बीन प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो 1946 में जो ब्रेकडाउन का जो प्लान था वो इंडिया में किसके जरिए प्रपोज्ड हुआ था? तो इसका आंसर होगा वाइसरे लॉर्ड वेवल। ठीक है, जो वाइसरे लॉर्ड वेवल थे वो अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, उन्होंने भारत में मौजूदा गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए इसे ब्रेक डाउन प्लान या ब्रेक डाउन योजना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने डिस्क्राइब किया था? एज बाय फार द मोस्ट सीरियस रेबिलियन सिंस 1857, यानी कि 1857 के रिबिलियन के बाद सबसे ज़्यादा सीरियस अगर कोई मूवमेंट हुआ था तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। इसे किसने डिस्क्राइब किया था? तो इसे किया था वाइसरे लॉर्ड लिंथिंगॉ ने। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। किसके जरिए शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के जरिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या नरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वाइसरे लॉर्ड लिंथिंगो, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 को हुआ था, 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेटेड रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया? यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन को शुरू किया? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ये सारा रेलवे में क्वेश्चन पूछता है तो याद रहेगा, याद कर लीजिएगा इसे। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो 1849 में भारत में के गवर्नर जनरल बने, तेजी से रेलवे निर्माण के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये स्थापित कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 में। ठीक है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में हुई थी। बम्बई में लाला लाजपत राय, जोसेफ बप्तिस्ता, NM जोशी, दीवान चमनलाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा 1945 तक जब एक पार्टी की तर्ज पर यूनियन संगठन नहीं हुई, यह भारत में प्राथमिक ट्रेड यूनियन संगठन था। ठीक है, जिस टाइम कोई पार्टी का यूनियन नहीं था उस टाइम ये ट्रेड यूनियन के तौर पे ये भारत में काम करता था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है ना, अभी यूपीएससी का EPFO का जो एग्ज़ाम होने वाला जो कैंसिल हो गया उसमें भी ये सारा क्वेश्चंस पूछ सकता है। ज़्यादातर उसमें ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन या लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव अ सिस्टमेटिक क्रिटिसाइज ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल एंटाइटल्ड न्यू लैप्स फॉर ओल्ड? इसका जो आर्टिकल, ये जो आर्टिकल था न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, इसका जो आर्टिकल था ये किसने संपादित किया था या किसने दिया था? इसका आंसर होगा अरविंद घोष। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। श्री अरविंद घोष ने पुराने के लिए नए दीपक, ठीक है, पुराने के लिए नए दीपक शीर्षक के तहत ज्वलंत लेखन की एक श्रृंखला लिखना शुरू किया। कांग्रेस की उदार नीति के लिए कड़ी आलोचना की। ठीक है ना, जो कांग्रेस में जो उदार नीति था उसका आलोचना किया था इस किताब में, जिसमें लिखा हुआ था पुराना के लिए नया दीपक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा ज्योतिराव फुल्ले। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य शोधक समाज जो है ये 24 सितंबर 1873 को पूना महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुल्ले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था। ठीक है, इसने शिक्षा के एक मिशन को बढ़ावा दिया और
विशेष रूप से महिलाओं पर केंद्रित वंचित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। महाराष्ट्र में शूद्र और दलित, महाराष्ट्र में जो शूद्र और दलित थे उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुल्ले। कहाँ किए थे? पुणे, महाराष्ट्र में। कब किए थे? 24 सितंबर 1873 को। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट वाज एडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एट इट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट का जो रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, किस सेशन में लिया गया था? तो इसका आंसर होगा कराची सेशन में। कब हुआ था ये? 1931 में हुआ था। देखिए लिखा हुआ है कराची प्रस्ताव, यानी कराची रेजोल्यूशन 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट मालूम है, जब कॉन्स्टिट्यूशंस का जब मैं क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा तो उसमें मैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु डिनाउंस्ड द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किस कांग्रेस को किसने कहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। इसके बारे में देखते हैं। 1884 से 1888 के दौरान वायसराय की प्रांतीय प्रतिकृति लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के रूप में निंदा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 को। किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप बाय द कांग्रेस, यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसकी स्थापना जो कांग्रेस के जरिए स्थापना हुई थी, इसका प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में देखते हैं। विश्वराया जेनरसली, यानी विश्वराया उदारता से सहमत हुए और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इसका पिछले दो वीडियोस में भी इसका रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपियन आए थे, तो इसका आंसर था पुर्तगाल। तो इसका आंसर भी होगा पुर्तगीज़। जो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगीज़ आया था। यहाँ देखते हैं, केवल कुछ वर्षों के बाद 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी के अंत के निकट, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे ना, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहले यूरोपियन बन गए जिन्होंने रोमन काल से भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंध फिर से स्थापित किए, जो अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना, भारत यूरोप के पुर्तगाल से वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कोची शहर आए थे। ठीक है, कब? 1498 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सोशल रिफॉर्मर वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज पेरियर। किस सोशल रिफॉर्मर को पेरियर भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर, फुल फॉर्म इनका जो पूरा नाम है क्या है? एरोड वेंकटप्पा रामैया। ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, जिन्हें आमतौर पर पेरियर या थाई पेरियर के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ काजगम की शुरुआत की थी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, हु प्रोपोगेटेड हिंदी हिंदू को किसने बोला था? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लाला लाजपत राय वाज पॉपुलरली नॉन एज पंजाब केसरी, यानी कि लाला लाजपत राय को राज केसरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द 3, जो लाल, बाल और पाल जो थे उनमें से इनका जाना जाता है। लाल किनको बोलते थे? लाला लाजपत राय का लाल पहला, बाल मतलब हो गया बाल गंगा तिलक, और पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन तीनों से ही लाल, बाल, पाल बोला जाता था। वेयर लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, उसके बाद है टू बॉयकॉट द अराइवल ऑफ द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन इन लाहौर ऑन October 30, 1928 ए पीसफुल प्रोसेस वाज हेडेड बाय लाला लाजपत राय। जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय ने एक क्या किया था?
उस टाइम आंदोलन किया था, पीसफुल आंदोलन था वो। उसी आंदोलन में लाठी चार्ज के जरिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता स्पेशल सेशन के 1920 में। उन्हें 1921 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है। I declared that the blow struck at me today will be the last nail in the coffin of British rule in India, were the word by the लाला लाजपत राय। ये जो वर्ड था, जिसमें जब लाठी चार्ज हुआ था तो लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि तुम्हारी हर एक लाठी की जो मार है वो अंग्रेजी शासन के ताबूत पर एक कील साबित होगी। ठीक है। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ये क्या होता है ना कि ये नोट दे देता है, नोट दे के लिख देता है कि ये किसके जरिए कहा गया था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इन अमेरिका ही हैड फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग। ठीक है। अमेरिका में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। एंड मंथली जनरल, और एक मंथली जनरल शुरू किया था यंग इंडिया के नाम से। ठीक है। हिंदी में ये दिया हुआ है, जब मैं PDF दूंगा उसमें आप इसे पढ़ लीजिएगा और अच्छा से। ठीक है। वैसे तो मैंने समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो पहले नेता कौन थे जिन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा मतलब समय में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी वाज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। गांधी जी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता थे। आगे बढ़ते हैं। तिलक फॉर्म्ड हिज होम रूल लीग इन 1916, यानी कि तिलक, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा भी था। अब यहाँ पे देखते हैं कि तिलक जो थे, ठीक है ना, उन्होंने होम रूल लीग 1916 में कहाँ पे स्थापित किया था? तो ये कहाँ होगा? बेलगाम में होगा। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस से पहली होम रूल लीग की स्थापना की। इसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडेयन महाराष्ट्र में दूसरी लीग की स्थापना की थी। ठीक है। यानी कि एनी बेसेंट ने भी सेकेंड जो होम रूल लीग था इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? अडायर महाराष्ट्र में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मुटेड द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो ये होगा स्वराज पार्टी। यहाँ पार्टी का नाम दिया गया है, तो स्वराज पार्टी का। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है कि एन आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज्ड इन 1934। ये आइडिया कब आया था? सबसे पहले 1934 में। किसके जरिए? MN रॉय ने दिया था, ए पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। ये कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे भारत के। एंड एडवोकेट ऑफ द रेडिशियल डेमोक्रेसी, यानी कि 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार MN रॉय द्वारा एक संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 31st, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। जो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, इसे बॉयकॉट किया गया था। इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि साइमन कमीशन एक मुख्य रूप से विरोध इसलिए किया गया क्योंकि सभा में उसका कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आंदोलन को ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में नियुक्त किया था। साइमन कमीशन का लक्ष्य भारतीय संविधान के काम करने के तरीके का लेखा जोखा देना था। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और सेफ़ रहे। अभी कोरोना के टाइम में घर से बाहर ना निकले। मैं इसे यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।